हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का जीके आपके सामने प्रस्तुत है और सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो परीक्षा के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है, टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है? टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है? ऑप्शन आपके पास है, कम गुरुत्वाकर्षण, अधिक गुरुत्वाकर्षण, कम घनत्वीय वायु या कम वातावरणीय ताप। तो इन चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर है जो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का जो कारण है वह है कम घनत्वीय वायु। कम घनत्वीय वायु, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है। ऑप्शन है चालन, द्रवण, विकिरण या सूर्यताप। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। तो याद रखिएगा, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है और इसका कारण है विकिरण। विकिरण इसका कारण होगा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला? ऑप्शन है आपेक्षिकता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, तरंग द्वैत सिद्धांत के नियम या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आप सीधे ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन उनको नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला? तो वह मिला था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के निगमन के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, ऑप्शन है सूर्य की दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृथ्वी ताप पर। तो एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो याद रखिए दोस्तों, जो एक नक्षत्र का रंग है वह निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। किस पर? पृष्ठीय ताप पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इन चारों में से आपको सही ऑप्शन बताना होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण करते हैं उससे क्या उत्पादन होता है? उससे उत्पादन होता है वैद्युत ऊर्जा का। याद रखिए, वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, होलोग्राम किसे कहते हैं? होलोग्राम किसे कहते हैं? आंसर है आपके पास ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको, आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, त्रिविमीय एमआरआई, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। तो दोस्तों, होलोग्राम जो कहते हैं वह होता है एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? शीतकाल में यानी कि जाड़ों के दिनों में एक मोटी कमीज के पहनने के अपेक्षा या एक मोटी कमीज के बदले अगर हम दो पतली कमीज पहन लें तो वह हमारे शरीर को ज़्यादा गर्म रखती हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं।
दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब हम दो कपड़े एक साथ पहनते हैं तो उनके बीच कुछ वायु होती है, तो उनके बीच जो वायु है वो क्या करती है, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। तो शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजों को जब हम पहनते हैं तो हमारा शरीर इसलिए ज़्यादा गर्म होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग। अब देखिए, वायु में ध्वनि का वेग ऑप्शन है तापमान में बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, या तापमान के घटने से घटता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ध्वनि में वायु का वेग जो होता है वह तापमान पर आश्रित नहीं रहता, तापमान पर आश्रित नहीं रहता दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है? एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है? ऑप्शन है कोडाईकनाल, ऊटी, कवालूर, नैनीताल। तो आपको बताना है एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वह है कवालूर में। कहाँ पर? कवालूर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रिएक्टर पर पैमाना, मैट्रिक पैमाना, सेंटीग्रेड पैमाना, न्यूटन पैमाना। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम जो पैमाने का यूज़ करते हैं वह करते हैं रिएक्टर पैमाना। किसका? रिएक्टर पैमाना। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? एक बार फिर सुन लीजिएगा, किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, वाष्पन, विसरण या ऊर्ध्वपातन। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम किसी कमरे में एक कोने में सेंट की शीशी खोल कर रख दें तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है पूरे कमरे में, और इसका कारण है विसरण। क्या कारण है इसका? विसरण। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, विसरण के कारण यह होता है। नेक्स्ट है, रात में समय आवासीय क्षेत्र में, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है, कितना है? ऑप्शन है 45 dB, 55 dB, 75 dB या 80 dB। तो दोस्तों रात के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर जो होता है वह होता है 45 dB। कितना होता है? 45 dB। याद रखिएगा, आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? दोस्तों जो हम आसमान में तारे देखते हैं रात को तो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, उनका कारण क्या है? ऑप्शन है प्रकाश का परिवेक्षण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। तो दोस्तों याद रखिएगा, तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि? इसका कारण आप बताइएगा। ऑप्शन है इसमें से भाप निकल जाती है, यह ऊष्मा उस ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता, उच्च दाब चावल के दानों को कड़ी परत को दलन कर देते हैं, और उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो बताइएगा प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकने का कारण जो है दोस्तों याद रखिएगा, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास हैं प्रेरक, संधारित्र, परिणामित्र या ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को हम कहते हैं संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, संधारित्र। उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है। जो भी हमारे पास उपकरण हैं उनको ऐसे किस चीज़ से घेरें जिससे कि वह बाहरी चुंबकीय प्रभावों से बच सकें। तो आपके सामने ऑप्शन है लोहे की शील्ड, रबर की शील्ड, पीतल की शील्ड या कांच की शील्ड। तो याद रखिए दोस्तों, कोई भी उपकरण है तो अगर हम उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाना चाहते हैं तो आपको इस पर रबर की शील्ड लगानी होगी। रबर की शील्ड लगानी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है। ऑप्शन है एनोड, बर्तन, विद्युत अपघट्य, कैथोड। तो वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा वह होती है कैथोड में। कहाँ पर? कैथोड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, कैथोड। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ऑप्शन है रॉबर्ट पेरी, अमुंदसन, तासमान, जॉन कैबोट। तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव की जो खोज की थी वह की थी रॉबर्ट पेरी। किसने? रॉबर्ट पेरी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन है शीतलक, ईंधन, नियामक या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग होता है वह होता है नियामक के रूप में। किस में होता है? नियामक के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, नियामक के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे लेकिन फिर भी आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर UR राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदंबरम, डॉक्टर होमी भाभा। तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको पता भी चल रहा होगा कि आपका जो ऑप्शन है वह डॉक्टर होमी भाभा है। कौन है? डॉक्टर होमी भाभा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊध्रुपातज है। लोडाइन, नैफ्थलीन या कपूर। तो आपके सामने ऑप्शन होंगे 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो दोस्तों याद रखिएगा कि लोडाइन, नैफ्थलीन, कपूर और ये तीनों ही क्या हैं? पदार्थ ऊध्रुपातज हैं। क्या हैं? ऊध्रुपातज हैं। इनको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो दोस्तों कभी ऐसा क्वेश्चन आया आपको तो आपको याद रखना होगा ऋणात्मक आवेशित होते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी को पता होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऑप्शन है फ्लोरीन,
सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वह है आपका फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए। ठीक है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी तत्व के रासायनिक गुण को जो तय करता है वह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन आपके पास हैं 17, 19, 36, 53। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आपको अभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देनी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।